हेलो फ्रेंड्स, सुंदरम सर क्लासेस में आज फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सब ने सर्किट थ्योरी में बहुत सारे थ्योरम्स पढ़े थे। आज हम उस थ्योरम्स को आगे चलेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा, नॉर्टन थ्योरम पढ़ा और थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ा था। उसमें हमने स्टेटमेंट पढ़े थे, मेथड्स लिखे थे कि सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स ली थी। और हर थ्योरम से रिलेटेड मैंने दो तीन प्रॉब्लम्स लेकर आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि कैसे थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और मैक्सिमम का किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक, अब उसी से रिलेटेड हम आगे चलेंगे। आज एक नया थ्योरम लेके आ रहा हूं मैं, सुपरपोजिशन थ्योरम। लेकिन सुपरपोजिशन करने थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको पुराने वीडियो पहले देख लेनी चाहिए, जिसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस क्या है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी समझ लेना चाहिए, और इसके साथ साथ थ्योरम्स को हमने जो पढ़ा था वो भी सब आपको समझ लेना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि अगर आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी है कि समय समय पर जब भी मेरे नए नए वीडियोस में अपलोड्स करता रहूंगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इस सब सुंदरम सर क्लासेस में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्टों के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। अब समय के साथ साथ हम नए साथियों को भी जोड़ते जाएंगे जो और भी ब्रांचों को कवर करेंगे। ओके, तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट यानी कथन क्या है वो आपको ध्यान से मैं रीडिंग लेते हुए आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम उसको थ्योरेटिकली प्रूव भी करेंगे, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। चलिए चलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। पहले मैं इंग्लिश में रीडिंग कर रहा हूं और हिंदी में भी है। देखो, मेरे इस वीडियोस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों में चलते हैं। सिलेबस लगभग सेम रहता है, लेकिन पॉलिटेक्निक में अधिकतर बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं और इंजीनियरिंग में तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पढ़ना इंग्लिश में ही होता है। इसलिए मेरे इस वीडियोस में आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। चाहे हम और भी सब्जेक्ट की उसमें करेंगे, और भी सब्जेक्ट के वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको दोनों लैंग्वेज का मिक्सअप मिलेगा। If a number of voltage or current sources are acting simultaneously in a linear network, then the resultant current in any branch is the algebraic sum of currents that would be produced in it when each source act alone, replacing all other independent sources by their internal resistances or impedance। हिंदी में भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर समझते हैं इसको। किसी रेखीय परिपथ में, लीनियर नेटवर्क यानी रेखीय परिपथ में किसी शाखा एनी ब्रांच में कुल धारा का मान, रिजल्टेंट करंट, प्रत्येक स्रोत द्वारा अकेले कार्य करते हुए उस शाखा में प्रवाहित धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जबकि अन्य स्रोतों को उनके आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिबाधा से निष्क्रिय किया जाए। अब समझो, अगर हम थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम प्रैक्टिकली तब हम यूज करते हैं जब उस सर्किट में 1 2 3 आपके वोल्टेज और करंट सोर्स होते हैं। लेकिन जब हमारा सर्किट में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है, जिसमें बहुत सारे वोल्टेज और करंट सोर्स हो और हमें किसी भी ब्रांच में करंट निकालनी हो, तो उसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम को हम यूज करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम लीनियर नेटवर्क के लिए ही यूज होता है। लीनियर नेटवर्क मींस एक रेखीय परिपथ। आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में RLC तीनों के मैंने विशेषताएं, गुण और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया था। उसमें मैंने ये कहा था कि जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है वो रेखीय प्रकृति यानी नेचर का होता है, लीनियर नेचर का होता है। आउटपुट और इनपुट के बीच में रेखीय संबंध होता है। जिस तरह से ये देखिए, ये आपका इनपुट होगा, ये आउटपुट, दोनों के बीच में रेखीय संबंध अगर है तो लीनियर है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमेशा लीनियर नेटवर्क के लिए होता है। और उस वीडियो में आप देखेंगे हर एक लीनियर नेटवर्क बाइलेटरल नेटवर्क भी होता है। बाइलेटरल मींस जिसमें दोनों दिशाओं में समान करंट फ्लो होती है जब सोर्स की जो पोलैरिटी है वो बदल दी जाए।
तो उस वीडियो में आप देखेंगे। तो यहाँ आपको समझने के लिए दो चीज की रिक्वायरमेंट है कि सर्किट लीनियर नेचर का और बाइलेटरल नेचर का होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी परिपथ आपका रेखीय और दिशाओं में करंट प्रवाहित वाला होना चाहिए। तो ये कहता है कि अगर सर्किट में बहुत सारे वोल्टेज और करंट सोर्स हैं और अगर हमें किसी भी ब्रांच में करंट निकालनी है तो हम हर बार एक एक सोर्स को अकेले अकेले सर्किट में कनेक्ट करेंगे और उस सोर्स के कारण उस रिक्वायर्ड ब्रांच में आप करंट फाइंड करेंगे, ठीक। जैसे आपके 3 सोर्स हैं, एक सोर्स को रखिए, दोनों सोर्स को हटा दीजिए, रिप्लेस ऑल अदर सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। 3 सोर्स में से अगर है तो एक सोर्स को रखिए, दोनों को हटा दीजिए। हटाने का नियम क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे। इस सोर्स को रखते हुए इन दोनों को हटाते हुए रिक्वायर्ड ब्रांच में करंट फाइंड कर लीजिए। दूसरे सोर्स को रखिए, फिर उस ब्रांच में करंट फाइंड कर लीजिए। तीसरे सोर्स को रखिए, उस ब्रांच में करंट, और लास्ट में जो ये तीनों करंट आएंगे उनको आप बीजगणितीय योग कर लीजिए, एल्जेब्रिक सम कर लीजिए। एल्जेब्रिक सम का मतलब है दिशाओं का ध्यान रखना है, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है। अगर तीनों करंट समान दिशा में बहती है, तीनों को जोड़ दीजिए। अगर कुछ विपरीत दिशा में जाती है तो उनको माइनस कर दीजिए। तो फाइनल हमारा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सर्किट में बहुत सारे वोल्टेज और करंट सोर्स होने के कारण आप हर बार एक एक सोर्स को कनेक्ट करते जाइए और आवश्यक ब्रांच में करंट निकालते जाइए, और अंत में उन सभी करंट को आप एल्जेब्रिक सम या बीजगणितीय योग कर लीजिए। लेकिन जब हम एक सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो हम बाकी अन्य सोर्सों को डीएक्टिवेट करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। क्लियर है? मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम किसी सर्किट से किसी वोल्टेज सोर्स को अगर हम हटाते हैं, इसका मतलब उसके इफेक्ट को हमें निष्क्रिय यानी कि नलीफाई करना है, तो वोल्टेज की वैल्यू हमें 0 कर देनी चाहिए। और किसी भी सोर्स को, किसी भी वोल्टेज सोर्स को हम हटाते हैं तो वोल्टेज 0 करने का मतलब उसको शॉर्ट सर्किट करना है। तो क्या याद रखना है, वोल्टेज सोर्स जब सर्किट से हटेगा तब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन इंजीनियरिंग में या हायर लेवल या कंपटीशन में बैटरी के साथ साथ यानी वोल्टेज सोर्स के साथ साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ है तो शॉर्ट सर्किट नहीं करके उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को वहां पर कनेक्ट कर देना है, ठीक। इसी तरह से सेकंड पॉइंट कहता है कि सारे करंट सोर्स को जब आप हटाओगे तब आप उसको ओपन कर दीजिए। ओपन में करंट फ्लो नहीं होती है, इसका मतलब ये करंट 0 है, यानी हमें इसको ओपन कर देना है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या है, एक वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए और करंट सोर्स को ओपन कर दीजिए। या अगर रेजिस्टेंस में बैटरी के या करंट सोर्स के साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तो वो आप उसमें से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस सुपरपोजिशन थ्योरम का एक्सप्लेनेशन या प्रूफ। मैंने कहा था आपको कि जब भी हम कोई थ्योरम्स या कोई कॉन्सेप्ट या कोई लॉ को प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, कथन से, तो हम एक सिंपल सा डायग्राम लेते हैं। मैंने वही डायग्राम लिया है, देखिए ध्यान से, जो मैंने थेवेनियन में लिया था, मैंने वही डायग्राम लिया है जो मैंने नॉर्टन और मैक्सिमम लिया था। तो डायग्राम फिक्स है जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करता है। ये देखिए यहाँ पर 2 सोर्स लिए मैंने, V1 और V2 लिया है। बाकी न्यूटन्स और मैक्सिमम पावर थ्योरम और थेवेनियन में मैंने एक सोर्स लेके सवाल को प्रूफ किया था। यहाँ पर सुपरपोजिशन 2 या 2 से ज्यादा सोर्स के लिए है, इसलिए मैंने 2 सोर्स लिया है। दोनों सोर्स मेरा V1 और V2 2 सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है ये है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप्स हम V1 को, देखिए मेरी लाइन में देखिए, V1 को हम लिखेंगे एक्टिवेट कीजिए, मतलब सर्किट में कनेक्ट कीजिए, और V2 को हम डीएक्टिवेट करेंगे। V2 को हम डीएक्टिवेट करेंगे, और डीएक्टिवेट वोल्टेज सोर्स को कैसे करते हैं, शॉर्ट सर्किट से यानी लघु परिपथ से हम करते हैं। तो सबसे पहला काम है वोल्टेज को सर्किट में कनेक्ट रखो, और इस V2 जो दूसरे बाकी जितने भी सोर्स होंगे, वोल्टेज सोर्स हैं तो उनको शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स है तो हम उनको ओपन कर देंगे। क्लियर? अब हम ये मान लेते हैं कि इस ब्रांच में जब ये दोनों कनेक्ट है तो टोटल करंट I1, इस ब्रांच में करंट I2 और इस ब्रांच में करंट I3 हमने एज्यूम कर लिया है, मान लिया है। दिशा अभी मैंने कंक्लूड नहीं किया है, दिशा हम लास्ट में करेंगे। ये आपका V1 है बेटा,
ये R1 है, ये R1 R2 है। ये मैंने वोल्टेज सोर्स को यहाँ से रिमूव कर दिया है और फिर उसको शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट करेंगे तो याद रखिए V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए, अब ये जो मेन सोर्स है, ये मेन सोर्स के कारण यहां से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी। ये इस करंट में से जाएगी। अब यहाँ पर दो सोर्स है तो दो बार हमें डायग्राम बनेंगे, इसलिए इस वाले डायग्राम में मैंने करंट की वैल्यू I1 डैश, ये I1 डैश जब इस नोड पर आएगी तब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इस ब्रांच में करंट की वैल्यू हमने I2 डैश मान लिया, ये I2 है तो ये पहले वाले केस में I2 डैश, और इस R3 में जो करंट थी I3 उसको हमने I3 डैश यूज कर लिया। यहां तक समझ में आया? देखिए समझिए कि दो सोर्स हैं, तो पहला जब कनेक्ट करते हो तब आप डैश ले लीजिए, जब दूसरा कनेक्ट करते हो तो डबल डैश ले लीजिए, अगर एक और सोर्स आता है तो ट्रिपल डैश ले लीजिए। ठीक, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। अब इस पूरे में हमें करंट निकालनी है। अब हम इस प्रूफ में क्या कर रहे हैं, हम तीनों ब्रांच में करंट निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी एक ही ब्रांच में आता है इसलिए वहां आपको ज्यादा मेहनत नहीं, पर यहाँ अलग अलग ब्रांचों में कैसे निकालना है वो मैं आपको पूरा इस पूरे में सबसे पहले देखिए मुझे मेन करंट निकालना होगा। जब मेन करंट आ जाएगी तब मुझे इन दोनों ब्रांचों में करंट आ जाएगी। आपको ध्यान हो, जब मेन करंट मालूम होता है और ब्रांच में करंट निकालना है तो करंट डिवाइड रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कितना सिंपल तरीका मैं यूज कर रहा हूं। I1 डैश चाहिए मेन करंट, तो मेन करंट में देखिए मैंने बार बार कहा है जब भी सर्किट में एक ही सोर्स होता है और बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं तो डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा लीजिए। ओम्स लॉ क्या बोलता है, सप्लाई वोल्टेज V1 और अपॉन पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ये V1 हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में देखो ये करंट जब यहां से फ्लो होकर यहां आती है तो दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो R2 और R3 जो है वो पैरेलल है, और ये दोनों का जो पैरेलल का आंसर आएगा वो R1 के सीरीज में होगा। ये हमने थेवेनिन नॉर्टन सब में किया है, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। तो देखो ये दोनों पैरेलल है, R2 R3 डिवाइड बाय R2 प्लस R3, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में आ जाएगा। तो जब इसकी कैलकुलेशन से हमें I1 डैश मिल जाएगा। ठीक है, अब I1 डैश जब हमें मिल गया तो ब्रांच करंट निकालेंगे। तो यहां लिख रहा हूं मैं बाय करंट डिवाइड रूल। करंट डिवाइड रूल से हमने I2 डैश निकाल लिया। अब आपको क्लियर मालूम है कि करंट डिवाइड रूल मेन करंट इनटू इस ब्रांच में निकालना है दोनों में। अभी मैं I2 डैश निकाल रहा हूं, ये तो इस ब्रांच का ऑपोजिट है R3, इस ब्रांच का ऑपोजिट है R3, और नीचे मैंने बार बार कहा है दोनों को ऐड कर लीजिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया I2 डैश। और तीसरा हमें निकालना है सेकंड I3 डैश। I3 डैश की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, मेन करंट इनटू दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन R2 प्लस R3। देखो इन सब सवालों में कंफ्यूज होने से अच्छा है कि करंट डिवाइड रूल कैसे लगा रहे हैं। करंट डिवाइड रूल ढूंढ लिए पहले के वीडियोस में मेरे, वहां आपको अच्छी तरह से मैंने। तो ये आपका I2 डैश, I3 डैश और ये I1 डैश है। अब देखो I1 की डायरेक्शंस है ना, इसकी डायरेक्शन को मैंने एरो लगा दिया, इस डायरेक्शन में है, और I2 भी इस डायरेक्शन में है, और I3 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये डायरेक्शंस किताबों में नहीं मिलता है, सिर्फ वहां डायरेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ आपको एरो लगा के आपको याद दिलाऊंगा कि ये करंट लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, ये अप टू बॉटम जा रहा है। तो कंप्लीट ये आपके पास हो गया। सेकंड केस में ये कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड केस में V2 को सर्किट में एक्टिवेट कीजिए और V1 को सर्किट से हटा दीजिए, निष्क्रिय कर दीजिए, जिसको बोलते हैं डीएक्टिवेट करना। और डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, शॉर्ट सर्किट से करते हैं, यानी इसको हटाएंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। हटाते समय इसको शॉर्ट कर देंगे। इस डायग्राम में हम V2 को रखेंगे और इसको हम शॉर्ट कर देंगे। ये देखिए ये आपका शॉर्ट हो गया।
अब आपका V2 कनेक्ट हो गया सर्किट में, ये रेजिस्टेंस R3, ये रेजिस्टेंस R2, R1। अब ये जो मेन V2 है ये मेन सोर्स है, तो यहां से आपकी अब मेन करंट हो जाएगी। यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया R2 में, इसके कारण जो करंट है वो I2 है। अब यहाँ पर I2 डबल डैश। अब आप समझिए, जब ये सोर्स मेन सोर्स है तो ये करंट मेन होगी, जब आपका सोर्स इधर है तो सोर्स से निकलने वाली करंट आपकी मेन करंट, और ये करंट जब इस नोड पे आएगी तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इस R1 में जो करंट है वो है मेरा I1, तो मैंने इसको I1 डबल डैश और इस करंट को मैंने I3 डबल डैश लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हमें मेन करंट निकालना है। सारे स्टेप्स वही फॉलो होंगे जो मैंने इसमें फॉलो किया है। अब आपको देखो ये जो मेन करंट है I2 यहाँ आती है, तो ये दोनों जो है दोनों में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड का मतलब पैरेलल, तो हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस V2। ये दोनों में करंट डिवाइड हुई है इसकी, तो ये दोनों R1 R3 दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों का गुणा कर दीजिए मल्टीपल और डिवाइड करके ऐड कर दीजिए, और ये दोनों का जो आंसर आएगा वो R2 के सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज में सिंपली ऐड हो जाता है। ये हमारा I2 डैश करंट आया है, I2 डैश करंट इधर है, I2 डैश करंट इधर है, तो मैंने इधर जोड़ दिया। अब हमें वापस वही करंट डिवाइड रूल लगाना है। I1 डैश, ये दोनों ब्रांच करंट है बेटा, ये दोनों ये मेन करंट है, तो ब्रांच करंट निकालने का मेन करंट I2 डैश, दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस R3, दोनों को ऐड कर देंगे। I1 निकालना है, ओके, तो I1 जब निकालना है, अब ब्रांच करंट निकालना है, वही करंट डिवाइड रूल से I1 डबल डैश इज इक्वल टू मेन करंट I2 डबल डैश। इस ब्रांच का ऑपोजिट ब्रांच ये है R3, और इन दोनों को ऐड कर दीजिए R1 प्लस R3, और ये करंट आपका इधर जा रहा है आपका। ठीक है, इसी तरह से जो लास्ट में हम करेंगे वो हो जाएगा आपका I3 डबल डैश, I2 डबल डैश इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R3। तो ये दोनों आपका ब्रांच करंट हो गया। I3 नीचे है तो नीचे मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो ब्रैकेट में यूज करो ये। तो आप ये देखेंगे I1 डैश, I2 डैश, I3 डैश, I2 डबल डैश, I1 डबल डैश और I3 डबल डैश आपके पास वैल्यू आ गई। बस अब क्या करना है, सारे को एल्जेब्रिक सम करना है। तो जो हमारा तीसरा स्टेप से एल्जेब्रिक सम करना है, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट कम आया। एल्जेब्रिक सम को हिंदी में बीजगणितीय योग। अब आप देखिए मेन करंट कौन सा निकालना है, I1, ये करंट। अब इसमें I1 की जो डायरेक्शन है वो इधर है, और इसमें I1 डबल डैश की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक, तो मैंने यहां पर I1 डैश माइनस I1 डबल डैश, इसी तरह से I2 और I3 की वैल्यू लिखेंगे। I2 देखो इधर वैल्यू है और ये आपका इधर ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट में मैंने आपको कहा, ये सब आपको मालूम है कि माइनस कर देते हैं। I3 की वैल्यू नीचे है, इधर भी I3 डबल डैश की वैल्यू नीचे है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से ये आपका तीनों ब्रांच में R1, R2 और R3 के तीनों ब्रांच में हमारा क्या हो गया, करंट की वैल्यू फाइंड होगी। पहले केस, दूसरे केस, दोनों के केस से जो करंट की डायरेक्शन आ रही है, वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इसमें कोई करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। ठीक है, अगर जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है वो करंट की डायरेक्शन आपकी ओरिजिनल है, जिसकी नेगेटिव है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। और इस पे बेस्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जब मैं अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तब आपको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट और डेरिवेशन, एक्सप्लेनेशन या प्रूफ एग्जाम में बहुत बार आता है, आपको ध्यान से पढ़ना है।
ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही फिनिश कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट।